नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और पहले तो क्षमा प्रार्थी है कि कई दिनों से हमारी क्लास रेगुलर नहीं हो पाई। कुछ तकनीकी समस्याएं, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो अब ये क्लास रेगुलर होगी और जो टाइम होगा हमारा ज्योग्राफी के सेशन पर हमने छोड़ा था, यानी कि हम भूगोल की बात कर रहे थे, तो भूगोल के ही ये क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है कुछ पहाड़ों में स्थायी रूप से जमी बर्फ की नदियां हैं। कुछ पहाड़ों में स्थायी रूप से जमी बर्फ की नदियां हैं, इस बर्फ को क्या कहते हैं? यदि आप नदी के उद्गम स्थल को देखेंगे तो नदी जहाँ से निकलती है, यदि वहां से निकलने के पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे कि नदी का जल अत्यधिक ठंडा होता है। ये ठंडा जल क्यों होता है? क्योंकि ये नदी किसी पहाड़ से आई है और वो पहाड़ पर क्या है कि एक बर्फ है, वो बर्फ पिघली है और बर्फ के पिघलने से क्या है, उस नदी का उद्गम हुआ है। यदि हम गंगा की बात करते हैं, यदि हम जाते हैं हरिद्वार में, जाते हैं ऋषिकेश में जाते हैं, वहां पर जल ठंडा है क्योंकि वो अपने उद्गम से कुछ ही दूरी पर स्थित है और वहां पर उसका जल हमें ठंडा मिलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जाएगी इसका जो शीतलता है उसमें कमी आती जाएगी। तो लिखा हुआ है कि कुछ पहाड़ों में स्थायी रूप से जमी बर्फ की नदियां हैं, इस बर्फ को क्या कहते हैं? तो इस बर्फ के लिए भैया ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक, ग्लेशियर से ही नदियों का उद्गम होता है, तो बर्फ से जमी नदियां क्या बोली जाती हैं? ग्लेशियर बोली जाती हैं। देखिए लिखा हुआ है कुछ पहाड़ों में स्थायी रूप से जमी बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। पहाड़ पृथ्वी की सतह का कोई प्राकृतिक उत्थान है। पहाड़ों का एक छोटा शिखर और एक व्यापक आधार हो सकता है। हिमनद बर्फ का एक विशाल पिंड होता है जो भूमि पर धीरे धीरे चलता है। ग्लेशियर शब्द फ्रांसीसी शब्द ग्ला से आया है जिसका अर्थ है बर्फ। ग्लेशियरों को अक्सर बर्फ की नदियां कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है पोंग में ब्यास नदी पर एक भंडारण बांध का विचार पहली बार पंजाब पीडब्ल्यू सिंचाई शाखा के श्री सीई ब्लैंकर के द्वारा किस वर्ष में रखा गया था? क्वेश्चन मतलब आम भाषा में यह है कि पंजाब में जो व्यास नदी पर बांध बनाया गया है, ये बांध सबसे पहले किस वर्ष में बनाया गया? और बनाने वाले का नाम यहाँ पर दे रखा है कि श्री सीई ब्लेकर जो थे उन्होंने था इसको बनाया था। और ये पीडब्ल्यूडी है उसकी जो सिंचाई शाखा है उसमें ये कार्यरत थे। तो कहा जाता है कि ये बांध 1926 में बनाया गया था पहली बार। कब? 1926 में इस बांध की विचारधारा या जो आधारशिला है वो रखी गई। देखिएगा पोंग में ब्यास नदी पर एक भंडारण बांध का विचार पहली बार 1926 में पंजाब पीडब्ल्यूडी के सिंचाई शाखा के श्री सीई ब्लेकर के द्वारा दिया गया था। क्या था ये? एक समिति जिसका नेतृत्व श्री एच.जे. विली, कंसल्टिंग इंजीनियर, यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन, डॉक्टर पी.एस. पिनफोल्ड, अटॉक ऑयल कंपनी के मुख्य भूवैज्ञानिक और श्री डब्ल्यू.एच. निकोलसन, पंजाब पीडब्ल्यूडी सिंचाई शाखा के अधीक्षण अभियंता को पंजाब सरकार के द्वारा 1927 में पंजाब की नदियों और उनकी सहायक नदियों के अतिरिक्त पानी के भंडारण की संभावनाओं पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। श्री ब्लेकर की रिपोर्ट के आधार पर समिति ने सिफारिश की कि उस स्थान पर भारी बाढ़ की आने की संभावना को देखते हुए एक किफायती भंडारण की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। ठीक है, यानी ये बांध की शुरुआत यह कहें कि पहला विचार कब आया? 1926 में। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में व्यवस्थित पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। यानी पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? पर्वत श्रृंखलाओं को यदि हम देखते हैं तो क्या है? एक रेखा के आधार पर, एक समांतर विकसित, एक रेखा के आधार पर विकसित क्या है? पर्वतमालाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यदि हम पर्वतों का देखते हैं तो पर्वत कैसे होते हैं? एक रेखा के आकार में होते हैं। वो कभी षटभुज
या आपके वृत्त या पंचकोण की स्थिति में नहीं होते। पर्वत हमेशा रेखा, यदि आप हिमालय को भी देखेंगे तो हिमालय के पर्वत इस तरीके से है ये, ठीक है, कभी खड़े कभी ऊंचे, यानी कि ये एक रेखा के रूप में है। ये एक बेस यदि इनका देखेंगे तो क्या एक सीधी रेखा है, इनके बीच में बहुत सारी समानांतर चोटियां हैं, कोई ऊंची है, कोई ज्यादा नीची है, कोई बहुत ऊंची है, कोई बर्फ से ढकी है, कोई एकदम शुष्क है, कुछ पर वन है। तो ये क्या है, एक रेखा के रूप में स्थित है, यानी कि क्या है इसका सही आंसर रेखा। पर्वत एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें श्रृंखला कहते हैं। कई पर्वत प्रणालियां सैकड़ों किलोमीटर तक फैली समानांतर श्रेणियों की एक श्रृंखला से बनी होती हैं। हिमालय, अल्प्स और एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्वेश्चन आता है कि हिमालय कहाँ की श्रृंखला है, तो हिमालय भारत की श्रृंखला है। क्वेश्चन आता है अल्प्स कहाँ की है, तो अल्प्स यूरोप की है। एंडीज कहाँ की है, तो एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वतमालाओं में शामिल की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये कि हिमालय, अल्प्स और एंडीज कहाँ की पर्वतमालाएं हैं, तो हिमालय भारत की है, अल्प्स यूरोप की है और एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वतमालाओं में शामिल की जाती है। लिखा हुआ है महासागरीय घाटियों को मोटे तौर पर कितने प्रमुख उप विभाजनों में विभाजित किया गया है। महासागरीय घाटियों की बात हो रही है, पूछा गया है कि इनको कितने प्रमुख उप विभाजनों में विभाजित किया गया है। यदि हम ये देखते हैं तो यदि इसकी हम जाते हैं तो इसके जो मुख्यतः चार कितने भाग हैं, चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, चार भागों में विभाजित किया गया है। महासागरीय घाटियों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, महासागरीय घाटियों को मोटे तौर पर चार भागों में बांटा गया है। देखिएगा कैसे हैं ये, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, रसातल मैदान और समुद्रीय गहराई के रूप में मापी गई है। समुद्र का पानी महाद्वीपों पर अपने समकक्षों के समान प्रदर्शित की काफी विविधता को छुपाता है। समुद्र के पानी के नीचे भी पहाड़, घाटियां, पठार, लकीरें, घाटी और खाइयां हैं। समुद्र तल पर पाए जाने वाले इन उच्चावचों को पनडुब्बी उच्चावच कहते हैं। महासागर घाटियों को मोटे तौर पर चार प्रमुख उप विभाजनों में विभाजित किया गया है। वो चार विभाजन कौन से हैं, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, रसातल मैदान और समुद्रीय गहराई। लिखा हुआ है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसी में आगे कि इसकी लंबाई कितनी है। यदि हम गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं भैया, तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 2525 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, लेकिन यहाँ पर 2500 किलोमीटर दे रखा है, तो सही आंसर कौन सा होगा, डी। तो गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा का उद्गम जिसे भागीरथी कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर के द्वारा पोषित होता है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आ जाती है। गंगा हिमालय में कई सहायक नदियों से जुड़ती है, उनमें से कुछ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं। लिखा हुआ है दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, कितने राज्यों से होकर बहती है। तो ये दो राज्यों से होकर बहती है। कितने, दो राज्यों से। कौन कौन से, एक है झारखंड, झारखंड के ये 7 जिलों में बहती है, और दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये 5 जिलों से होकर बहने वाली नदी है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है, झारखंड के 7 जिले और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों से होकर बहने वाली नदी है, और इसे हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। देखो लिखा हुआ है दामोदर नदी जिसे कभी अपनी लगातार बाढ़ के लिए बंगाल का शोक कहा जाता था, आज भी इस पर निर्भर लाखों लोगों के लिए दर्द का कारण बन रही है। नदी झारखंड के 7 जिलों लोहरदगा, लातेहार, रांची,
चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्धमान, हावड़ा और हुगली से होकर बहती है, जिसमें 23,370.98 वर्ग किलोमीटर के साथ 547 किलोमीटर की लंबाई शामिल है। लिखा हुआ है सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कहां पर है। तो मानसरोवर झील की बात यदि हम करते हैं तो मानसरोवर झील वर्तमान में जो चीन अधिकृत तिब्बत का प्रदेश है वहां पर स्थित है। यानी कि जो सिंधु नदी है वो कहां से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, और मानसरोवर कहां पर है, तिब्बत में है। कहां पर है, तिब्बत में है। ठीक है, कहां पर है, तिब्बत में। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी इस भाग में एक मनोरम कंठ बनाती है। कई सहायक नदियां जैसे जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा कश्मीर क्षेत्र में इसमें शामिल होती हैं। सिंधु बाल्टिस्तान और गिलगिट से होकर बहती है और अटक के पहाड़ों से निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर पाकिस्तान के मिथुन कोट के पास सिंधु में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा सिंधु दक्षिण की ओर बहती है और अंततः कराची के पूर्व में अरब सागर में पहुंचती है। यानी कि सिंधु नदी किस में मिलती है, सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। लिखा हुआ है दोलनशील गति है जिसके परिणाम स्वरूप की सतह का ऊपर और नीचे गिरना होता है। देखो लहरें जो होती है ना, अगर हम लहरों की बात करें तो लहरें कैसी हैं, लहरें दोलनशील गतियां, मतलब यूं इस तरीके से चलती है। अगर आप करेंगे तो जैसे दोलन होता है ना, अगर आप दोलन को इस तरीके से छोड़ देंगे तो दोलन ऐसे ऐसे झूलता रहता है, इस तरीके से झूलता हुआ होगा दोलन, अपनी साम्य स्थिति में आना और जाना। तो लहरें जो होती हैं वो दोलनशील गति है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पानी की सतह ऊपर उठती है। यदि आप समुद्र में देखेंगे तो जब हवा का वेग जितना ज्यादा तेज होगा लहरें उतनी ही तेजी से ऊपर उठती हैं। अगर सामान्य हवा है तो लहरें सामान्य रूप से बहती रहती हैं। तो लहरें और पानी यहां पर आएगा, लहरें दोलनशील गति हैं, लहरें दोलनशील गति हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की गति पानी की सतह का ऊपर और नीचे गिरना होता है। तो यहां पर सही आंसर है ए। लहरें दोलनशील गतियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप जल की सतह का ऊपर उठना और गिरना होता है। वस्तुतः लहरों में जल के प्रत्येक कण की गति वृत्ताकार होती है। लहरों की गति ठीक वैसी ही है जैसे गेहूं के खेत में हवा चलती है और लहर जैसी लहरें उसकी सतह पर लुढ़कती हैं। हवा की प्रत्येक लहर के गुजरने के बाद गेहूं का डंठल अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। इसी प्रकार जल भी तरंग संचारित करके अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ का सही आंसर था ए। महासागरीय धाराएं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है महासागरीय धाराएं कितने प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 2, 4 और 5। यदि हम महासागरीय धाराओं की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं भाई। एक तो होता है जो वायु का प्रभाव है, वायु की स्थिति है वो, और दूसरा जो आता है वो आपका आता है सॉरी, पहला है प्राथमिक बल और दूसरा है हवा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके महासागरीय जल को प्रभावित करती हैं। लिखा हुआ है महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं। प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करते हैं, तथा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रभाव को नियंत्रित करता है। ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान लेती हैं। ठंडी जल धाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। यानी कि जो हवा है वो आपके जल की धाराओं को प्रभावित करता है। लहरें दोलनशील गतियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप जल की सतह का ऊपर उठना और गिरना होता है। वस्तुतः लहरों में जल के प्रत्येक कण की गति वृत्ताकार होती है।
लहरों की गति ठीक वैसी है जैसे कि गेहूं के खेत में हवा चलती है और लहर जैसी लहरें उसकी सतह पर लुढ़कती हैं। हवा की प्रत्येक लहर के गुजरने के बाद गेहूं का डंठल अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। इसी प्रकार जल भी तरंग संचारित करके अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यदि हम भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो ये चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। महानदी के हिमनद से यानी महानदी के मुख पर इस झील का निर्माण होता है। ठीक है, चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यही है। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। बंगाल की खाड़ी से एक सक्रिय थूक के द्वारा अलग की गई चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झीलों में से एक है। उड़ीसा में महानदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित यह झील कभी समुद्र की खाड़ी थी, जब तक कि यह मानसून के ज्वार से भर नहीं गई थी। अगला है, उड़ीसा के खारे पानी की लैगून या चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है, जो पौधे और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। चिल्का झील दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा लैगून है और प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। यह समुद्री, खारे और मीठे पानी की प्रजातियों के अनूठे जीवन का भी समर्थन करता है। लिखा हुआ है नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम की बात हो रही है, जो कि एक क्या है? एकीकृत संरक्षण मिशन है। पूछा जा रहा है कि जिसे केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया, जिससे केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। तो नमामि गंगे की शुरुआत वर्ष 2014 में होती है। 2014 में इस अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, किस वर्ष प्रमुख कार्यक्रम? तो ये वर्ष 2014 में क्या है? सरकार की प्रायोरिटी वाले कार्यों में से एक मुख्य कार्यक्रम बन गया। नमामि गंगे कार्यक्रम यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण तथा कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। लिखा हुआ है चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में एक है? यदि हम चिनाब की बात करते हैं तो जो पंजाब पंच नदियों का क्षेत्र है, वहां पर इसकी उपस्थिति को दर्ज की जाती है। और चिनाब नदी की यदि हम बात करते हैं तो सिंधु नदी जो है वो इसकी एक प्रमुख नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। कौन सी? चिनाब। गंगा जो है चिनाब के साथ अपना कहते हैं कि उसकी सहायक नदियों में नहीं है। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है। ब्रह्मपुत्र असम की ओर से बहती है, जबकि चिनाब आपके पंजाब क्षेत्र में है। तो सही आंसर है सिंधु, डी आंसर है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। क्वेश्चन पूछा था चिनाब का उद्गम कहाँ है? तो चिनाब का उद्गम हिमाचल प्रदेश का बारालाचा दर्रा है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है निकासी की दृष्टि से। इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है। लिखा हुआ है गंगा कार्य योजना 14 जनवरी 1986 को प्रदूषण उपमिशन के मुख्य उद्देश्य के साथ किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी कि वर्ष 1986 में नमामि गंगे जो गंगा कार्य योजना है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1986 में इन्हीं की सरकार थी, राजीव गांधी की, और उन्हीं के द्वारा क्या है? गंगा कार्य योजना है, गंगा एक्शन प्लान जो लाया गया वो 14 जनवरी 1986 को। लिखा हुआ गंगा एक्शन प्लान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा 14 जनवरी 1986 को प्रदूषण उन्मूलन के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। घरेलू सीवेज के अवरोधन, मोड़ और उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और वर्तमान में विषाक्त और औद्योगिक नदी में प्रवेश करने वाली चिन्हित अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाइयों से रासायनिक अपशिष्ट गंगा एक्शन प्लान के अन्य उद्देश्य इस प्रकार है। यानी कि गंगा एक्शन प्लान क्या था कि जो अपशिष्ट बह रहा है, जो मलमूत्र इत्यादि बह रहा है, इसको गंगा में गिरने से रोका जाए, और जो इसकी सहायक नदियां हैं उनमें भी इन अपशिष्टों को गिरने से रोका जाए।
रासायनिक जल को या अपशिष्टों को इस जल में मिलने से पहले क्या है, शोधित किया जाए, शुद्ध किया जाए, तभी इसे नदियों में मिलाया जाए। ये इसका आंसर था। भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की है। कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला सबसे ऊंची श्रेणी की श्रृंखलाओं में आती है। और इसी में कौन सी है? इसी में आपकी कंचनजंगा नाम की एक चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। तो हिमालय जो पर्वतमाला है, हिमालय श्रेणी है, वो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने हिमालय का दे रखा है, इसे चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हिमालय क्या है? हिमालय भारत की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है? तो यदि हम एमपी में गांधी सागर बांध की उपस्थिति को देखते हैं तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी? चंबल नदी पर बना हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, गांधी सागर बांध जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डैम का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। जिले में गांधी सागर बांध या पावर स्टेशन का निर्माण की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र पर दर्शाई गई नदी कौन सी है? इरावदी, मेकोंग, चाओ फ्राओ या सॉल्विन। ठीक है, ये म्यांमार का हिस्सा है और इस नदी की बात कर रहे हैं। ये जो नदी बह रही है इस तरीके से जो बहती हुई जा रही है, यदि आप देख रहे हैं, इस नदी की बात हो रही कि ये नदी कौन सी है। ठीक है, इस नदी की बात हो रही है। तो ये नदी कौन सी है? ये नदी साल्विन नदी है। कौन सी है? साल्विन नदी है, जो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार और बर्मा, ठीक है, जिसे पहले बर्मा कहते थे, वहां पर ये बहा करती थी। तो डी आंसर है इसमें, साल्विन। साल्विन नदी को एडियू नदी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2815 किलोमीटर लंबी नदी है जो तिब्बती पठार से बहती है। यह थाईलैंड, म्यांमार और चीन के देश में हजारों वाटरशेड भी बहाता है। ठीक है, यानी कि ये नदी थाईलैंड, म्यांमार और चीन के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। लिखा हुआ है मंगल ग्रह की, अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सबसे अधिक प्रासंगिक है? वायुमंडलीय संरचना, मंगल पर वायुमंडलीय संरचना नहीं है। थर्मल की स्थिति, थर्मल कंडीशन भी नहीं है। बर्फ की टोपी और जमे हुए पानी की उपस्थिति। मंगल पर जो खोजें हुई हैं वो ये बताते हैं कि कभी मंगल की जो सतह थी वो बर्फीली थी। यहाँ पर बहती हुई नदियों के प्रमाण मिले हैं, बहते हुए जल के प्रमाण मिले हैं। तो मंगल ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जो पृथ्वी के समान जीवन को रखता है। तो बर्फ की टोपी और जमे हुए पानी, ये क्या है? ये मंगल ग्रह की उपस्थिति को बताते हैं। और ओजोन की उपस्थिति भी वहां पर नहीं है। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका तापमान और वातावरण पृथ्वी के समान है, क्योंकि बर्फ की टोपी और जमे हुए पानी की घटना केवल मंगल ग्रह के पर ही संभव है। इससे मंगल ग्रह पर जीवन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित आकृति में दिए गए भौगोलिक विवरण पर विचार करें। ऊपर दिए गए आंकड़ों में ए द्वारा चिन्हित बिंदु एक देश को इंगित करता है। 51 डिग्री एनएल और 50 डिग्री एनएल, 6 डिग्री ईएल, 5 डिग्री ईएल। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो यदि हम इस अगर हम ग्लोब का बात करते हैं तो 5 डिग्री की यदि हम बात करते हैं, 5 डिग्री, तो ये किसमें? यूरोप के लिए इंगित करता है। ये आपका ग्लोब से संबंधित क्वेश्चन है। यदि आपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ा होगा तो आप इसे सही से लगा पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, आकृति के अनुसार चिन्हित बिंदु यूरोप के हिस्से की ओर इंगित करता है।
क्योंकि देशांतर 5 डिग्री ईएल और 6 डिग्री ईएल प्रमुख मध्याह्न रेखा के साथ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, समदाब रेखाओं को, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जरा देखिएगा। लिखा हुआ है समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र स्लैश का एक उदाहरण है। ठीक है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मानचित्र मौसम मानचित्र का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये एक आइसोप्लेथ मानचित्र, जो बी ऑप्शन दे रखा है ना, ये वाला आइसोप्लेथ मानचित्र का उदाहरण है। देखिए मानचित्र क्या है जरा देख लीजिएगा। मानचित्र समुद्र, शहर, सड़क आदि ऐसी भौतिक विशेषताओं के साथ क्षेत्र या भूमि का भौतिक प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं। आइसोप्लेथ मैप वह मैप है जिसका इस्तेमाल आइसोबार दिखाने के लिए किया जाता है। आइसोप्लेथ मानचित्रों का उपयोग उन क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है जिनमें ऊंचाई का समान वितरण, गर्माहट, ठीक है, और ठंडक की डिग्री, वर्षा आदि होती है। इसके अलावा समदाब रेखाओं को वायुमंडलीय दबाव के समान वितरण वाले क्षेत्रों में भी संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में जलाऊ लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? जलाऊ लकड़ी की बात हो रही है। इंडोनेशिया, रूस, भारत, चाइना, ये सभी बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। लेकिन यदि हम सभी क्षेत्रफलों में देखें तो रशिया जो है, रूस जो है, वो सब सर्वाधिक जो है, यदि आप पढ़ेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रूस का है। और रूस पर ही लगभग 46%, लगभग 46% जो क्षेत्रफल है, 46% क्षेत्रफल पर क्या है? इसके वन पाए जाते हैं। रसिया के 46% क्षेत्र पर क्या है? वन पाए जाते हैं। और वनों की अधिकता होने के कारण क्या है? ये सबसे बड़ा जलाऊ लकड़ी का उत्पादक देश है। ठीक है, यहां पर 45 दे रखा है, मैंने 46 बोला है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लिखा हुआ है कि रूसी वन की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें लगभग 885 मिलियन हेक्टेयर वन शामिल है, जो अमेजोन से बड़ा है और देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 45% कवर करता है। जंगलों का आकार ऑस्ट्रेलिया के आकार से बड़ा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यदि आप देखते हैं तो एक द्वीप है, महाद्वीप है। उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी बड़ा जो क्षेत्रफल है वो रसिया के जंगलों का है। तो सही आंसर था वहां पर रूस। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बंबई जाने के लिए किसी को सुएज नहर से नहीं गुजरना होगा। मतलब ये चार ऑप्शन है, अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सईद और बेगाजी। इनमें से चार में से कौन सा एक जगह है जहां से यदि बंबई को जाया जाए तो आपको सुएज नदी को पार नहीं करना पड़ेगा? तो देखिए अलेक्जेंड्रिया है, इसको यदि आप वहां से मुंबई आते हैं तो सुएज पार करनी पड़ेगी। पोर्ट सईद से भी आपको पार करनी पड़ेगी। बेगाजी से भी सुएज नहर पास करनी पड़ेगी। लेकिन सुएज क्या है? मुंबई का ही एक द्वीप है। ठीक है, ये बंबई से दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। तो यदि आप यहां से बंबई के लिए आते हैं तो आपको सुएज नहर को पार करना नहीं पड़ेगा। देखिए सुएज बॉम्बे के सबसे नजदीक है और नहर के पूर्वी प्रवेश बिंदु है। हालांकि दिए गए विकल्प जैसे कि अलेक्जेंड्रिया, बेंगाजी और पोर्ट सईद बहुत दूर है और सुएज नहर से गुजर कर यात्रा की जा सकती है। सही विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर दे रखा है दिल्ली से टोक्यो की एक उड़ान के दौरान लैंडिंग हवाई अड्डे निम्नलिखित है। मतलब आप जब दिल्ली से टोक्यो के लिए जाएंगे तो आपको इन हवाई अड्डों पर उतरना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे इसमें पूछा हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप किस हवाई अड्डे पर उतरेंगे। ठीक है, हांगकांग, हनोई, ताइपे और बैंकॉक। तो इसमें यदि आप आंसर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप किस पे उतरेंगे? बैंकॉक। दिल्ली से टोक्यो जाने के लिए सबसे पहले आप बैंकॉक पे उतरेंगे। नंबर 1 बैंकॉक पे उतरेंगे। बैंकॉक के बाद आप हनोई द्वीप पर उतरेंगे। कौन से? हनोई द्वीप पर। हनोई के बाद
फिर आप कहाँ जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, हांगकांग के बाद आप ताइपे जाएंगे, ठीक है, सॉरी 1 2 ये 3 और ये 4, और फिर ताइपे से क्या है, आप अपनी आगे की यात्रा को सुचारू रूप से चालू रख पाएंगे। यानी कि दिल्ली से टोक्यो की यात्रा के दौरान सबसे पहले आप बैंकॉक उतरेंगे, बैंकॉक के बाद आप हनोई जाएंगे, हनोई के बाद आप हांगकांग जाएंगे और फिर आप ताइपे जाएंगे। यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3 सही विकल्प है, वो है आपका बी ऑप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यदि आपको कुछ दिक्कत हो रही हो, यदि आपकी कुछ सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, भूपर्पटी में द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? सिलिकॉन है, कार्बन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। तो यदि आप भूगर्भ संरचना को पढ़ते हैं तो जो भूपर्पटी है उसमें लगभग 46.6% ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर है? हमारी भूपर्पटी में है। भूपर्पटी के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो किसका आता है? दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आती है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आती है जो लगभग 27.7% है। और तीसरा जो आता है वो आपका एल्युमिनियम आता है। नंबर 3 पर कौन है? एल्युमिनियम है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, 8.1% के समथिंग होता है ये। सिलिकॉन दूसरे नंबर पर आता है, ऑक्सीजन 46.6% के समथिंग होता है, जो कि सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौबीस, क्षुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले अलग अलग आकार के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश, ये बात सही है, क्षुद्र ग्रह क्या है? चट्टानी मलबे हैं जिन पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर जितना बड़ा है, ये बात सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि है, ये गलत है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा जो है वो क्या है? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, और सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आता है कि पहला और दूसरा सही है। क्षुद्र ग्रह चट्टानी होते हैं और आकार में छोटे से बड़े तक भिन्न होते हैं। सबसे बड़ा 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, ऐसा मैंने अभी बोला, शनि और बृहस्पति के बीच नहीं। क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल के निर्माण के बाद से बचे हुए हैं। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जब गैस और धूल का एक बड़ा बादल ढह गया था। जब ऐसा हुआ था तो अधिकांश सामग्री बादल के केंद्र में गिर गई और सूर्य का निर्माण हुआ। आज का अंतिम क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हमारी जो सतहें हैं, जो हमारी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस प्रकार से जो हमारी सीमाएं हैं उनसे संबंधित है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें इनका घटता या बढ़ता क्रम कौन सा है। तो यही पूछा है कि परतों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल किन विकल्पों में? पहला है ए और सी में, यानी कि बी और डी ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गलत हो गए। सबसे पहले क्षोभ मंडल आना चाहिए। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा जो आता है वो समताप मंडल, ए में भी है, सी में भी है। समताप मंडल के बाद यदि हम बात करते हैं तो आता है मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल किसमें है? सी में है, जबकि ए में आयन मंडल दे रखा है, यानी कि ए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, सी ऑप्शन सही होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, ये इस प्रकार से 5 मंडल है, सॉरी 4 मंडल यहाँ पर दे रखे हैं जो पृथ्वी से ऊपर की ओर है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, उसके ऊपर संताप, उसके ऊपर मध्य, उसके ऊपर ताप। तो ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है, सही क्रम है, सही आंसर है सी। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत जो समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊपर है।
फिर समताप मंडल जो जमीन से 50 किलोमीटर दूर है, फिर मध्य मंडल जो 85 किलोमीटर है, और सबसे बाद में ताप मंडल या थर्मोस्फियर जो कि 500 किलोमीटर के बीच से 1000 किलोमीटर के बीच में आता है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी संबंधित थे। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें और जो हमारी मेहनत है वो सफल हो सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपके कोई सुझाव, आपकी कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, निश्चय ही हमारी टीम के द्वारा उस पर काम किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।